हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। व्हाई व्हाट नेम डू यू नो द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बोर्ड। यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल, एडजस्टमेंट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कहलाती हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं वो लिखी होती हैं, उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use। यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति, परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, by what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business। यानी कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्राइंग्स। उसको ड्राइंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट। तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए। फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे, लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे, या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ प्रोविजन। यानी कि क्या प्रोविजन है? जर्नल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी। इन सब के बारे में अब आप जानते होंगे। जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको स्पेंड कर लेते हैं अमाउंट को। स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस है या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज करना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व्स हैं, तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है? तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, if a transaction is omitted from accounting in the journal what is this inaccuracy। यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया, यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है? तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से, तो ये पूरी तरह से छूटी हुई गलती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the suspense account is written on the debtor side of the board in which account it is authored। यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड इन बैलेंस शीट या फिर लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
सी जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, यानी कि असेट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है तो क्या कहलाती है? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट, टू अकाउंट्स में करने से रह गई है तो ये हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट इज कॉल्ड, यानी कि एक अकाउंट से वो करने से रह गई है हमारी एंट्री तो उसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है वन अकाउंट में करने से रह गई है तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनएक्यूरेसी इज करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं? कंप्लीट एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, पर्पस क्या होता है? देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पे शो कर देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाए। तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई? वन साइड की एरर है तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? लीफो मेथड, फीफो मेथड, मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीफो, हीफो, इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया? ऑप्शन 2 जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम लास्ट फर्स्ट आउट। लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है ये हमारा हो गया लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है? बायर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अबव। तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है, यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स, यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट, लॉस, कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल, यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं? लेंडर, कंसाइनर, कंसाइनर मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी, ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner by what name do you know that details, यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्यौरे को मालिक के पास वो भेजता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? रॉ इनवॉइस, इनवॉइस, सेल्स स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम सेल डिटेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस नहीं भेजता है, वो भेजता है सेल स्टेटमेंट, मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में, आप मतलब जो भी कंडीशंस हैं या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
हाउ मेनी पार्टीज आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 3, 5 या 4। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पार्टी मेन होती हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, 2 पार्टी होती हैं। नेक्स्ट है when two or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, एजेंसी, जॉइंट वेंचर या फिर ऑल अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्पररी की बात की जा रही है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता। जब यहाँ पे लिखा होता है व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात की गई है, तो टेम्पररी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, टेम्पररी होता है। जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे, ठीक है, कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन टेम्पररी हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्पररी मेंशन है यानी कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं, 2, 5, 7 या 8। तो मिनिमम जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 5, 7 जितने भी हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 होंगे मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर नो एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में कितने मैक्सिमम पर्सन या मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 10, 20, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर 50। तो राइट आंसर है सी, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड। जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 2। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर अकाउंट इज। अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रेस डेज आर एडेड व्हेन टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट। यानी कि बिल और बिलों की देय की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं, 3, 2, 5 या 8। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है आंसर। जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी 3 डेज। ठीक है, The authors of banking company should be accordance with the provisions of this act। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग। यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, विच इज क्वालिटेटिव, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज बिजी विद मनी, या फिर जो मनी में के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस, यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आएगी। ऑप्शन है कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what value is an article accounting in accounting अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू पर वो सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो हमारी कौन कौन सी होती है। एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करें तो आपने सारी एजम्पशंस पढ़ी होंगी कि एक्सचेंज भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो सारे यूनिट में मेजर किए होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, आय में कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसीवेबल है यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है वो सारी चीजें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेस अडॉप्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है या फिर वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजीली बता सकते हैं, एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से रेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी वो हम किस तरह से करते हैं। मैरिजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, what form of accounting is done keeping in mind the value converted into currency। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what form of accounting of economic activities of a country is done in systematic and proper ways, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में। सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, what is the book of initial articles in which all transactions are written डेट वाइज, यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट वाइज सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट। तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग जर्नल। अब हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है। 7, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय 5 कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये हमारा LF होता है, लेजर। और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का, फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेसिपिएंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच, दिस इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक्रूअल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है। तो ये किस चीज का रूल है, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। फ्रेंड्स ये रूल्स, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं, किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं, ठीक है। रूल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते इसमें से क्या संबंधित है, तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अकाउंट इज। अब कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर परचेज की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट इज। अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट, जर्नल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड। अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा, इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को स्टैब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में, ठीक है, अकाउंट में। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनपेड एक्सपेंसेस इज अकाउंट। अब अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसेस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट द फॉलोइंग इनकम। अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस, ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, ठीक है। By what name do you know the owner's capital increase at the end of the year? यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट, ड्राइंग, लॉस या कैपिटल। बहुत सिंपल है, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हम पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट या सैलरी, इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट इन। अब ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है क्योंकि ये पर्सन से कनेक्ट होता है, उसको बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट है। अब परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा परचेस अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस तरह के भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट परचेज इज अकाउंटेड फॉर इन विच सब्सिडरी। यानी कि जो क्रेडिट परचेज होता है वो हमारा किस सब्सिडरी या फिर जो हमारी सब्सिडरी बुक होती है, जो हमारी मेन बुक होती है उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर ये बताना है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है, लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज्ड। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं to writing of goodwill, in completing the capital losses, both A and B और none of the above। तो देखिए जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है ये हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय वहाँ पर उनसे हम अपने गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 1 है टू राइटिंग ऑफ गुडविल एंड सेकंड ऑप्शन इज इन कंप्लीटिंग द कैपिटल लॉसेस, ये दोनों ही करेक्ट है। हम अपने इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है हम उससे अपने ये चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, किस अकाउंट के नाम से, वो हमें बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, स्पेशल रिजर्व अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो हमारा पूंजीगत लाभ की तरह होता है। पूंजीगत लाभ का मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रॉफिट की तरह होता है और इसको हम कैपिटल जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाता है। तो याद रखिएगा कैपिटल प्रॉफिट की तरह है इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे। स्पेशल रिजर्व में जो स्पेशल चीज के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं सिर्फ उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है। जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं हमारे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा? बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ओपनिंग अ गुडविल अकाउंट with the loss, and third option is by debiting it to the goodwill account when some price for goodwill is paid at the time of purchasing the business, या फिर बाय डेबिटिंग इट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हमें इसमें से बताना है कि क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, जो लॉस होता है उसमें। तो देखिए अगर हम प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के समय हमारा जो लॉस होगा हम उसको किस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये होते हैं, ये हम कभी भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इनको हम हमेशा जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि राइट ऑफ के लिए हम गुडविल अकाउंट यूज करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हो गया, इनमें हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि किससे नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर नहीं कर सकते, जबकि हम एक गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं लॉस के साथ। हम डेबिट कर सकते हैं गुडविल अकाउंट को व्हेन सम प्राइस ऑफ गुडविल इज पेड एट टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट की तरह भी हम यहाँ पर डेबिट करके शो कर सकते हैं इस लॉस को। लेकिन हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस लॉस को शो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारे डिफेक्टिव होती है इस सिस्टम में, क्यों, क्या कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारी डिफेक्टिव कही जाती है? ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता है इसीलिए? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, या फिर ऑल दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जो एंट्रियां होती हैं वो सिंगल होती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो मेथड फॉलो किया जाता है, वो होता है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी आइटम हो उसकी एंट्रीज डबल साइड की जाती है, उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ यही बात है कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट इस तरह का प्रिपेयर नहीं किया जाता, फिर चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो, या फिर वो बैलेंस शीट हो। इसी कारण से यहाँ पर ये हमारे डिफेक्टिव मानी जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, इसी कारण हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेल क्रेडियर्स कमीशन इज पेड टू द एजेंट फॉर। अब जो हमारा डेल क्रेडियर कमीशन है, डेल क्रेडियर कमीशन आप समझते होंगे, इसको अभिकर्ता को प्रतिशोध कमीशन भी कहा जाता है। ये क्यों दिया जाता है? उसके हार्ड वर्क के लिए, मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस है, यानी कोई भी अचानक से कोई एक्सपेंस हो रहा है इसलिए, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स, या फिर अचीविंग टारगेट्स ऑफ सेल्स सेट बाय द प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल द्वारा, जो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी उसने उसका प्रधान है या हेड है, उसने जो सेट किए हैं वहां पर टारगेट बनाया है, वो अचीव करने पर उसके लिए दिया जाता है। तो क्या पर्पस है कि डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जा रहा है? तो देखिए अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन की बात करें, तो डेल क्रेडियर कमीशन में ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको ले ले, इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। अब बायर से पेमेंट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एजेंट की है कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं, ये सिर्फ एजेंट को देखना है। इससे जो भी प्रिंसिपल है या फिर जो हेड है या जो जिसका वो सामान है, जिसने उस एजेंट को रखा है, उसकी कोई वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? एजेंट के ऊपर। इसलिए एजेंट को ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जिसको डेल क्रेडियर कमीशन कहा जाता है। मेन पर्पज इसका यही होता है कि प्रिंसिपल जो है वो इस जो भी रिस्क है उससे बिल्कुल फ्री हो जाए, उसको इस बात की कोई टेंशन ना हो कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं। ये सारा काम देखना फिर एजेंट का काम हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस चीज की समरी है, आपको ये बतानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश बुक की, बैलेंस शीट की, या फिर बैंक अकाउंट की। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पे समरी की बात करें तो ये यहाँ पर हमारी किसको बताती है, कैश को। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है इसके अंदर ये देखते हैं, रिसिप्ट का मतलब है कि आपने कितना कैश रिसीव किया, पेमेंट का मतलब है आपने कितना पेमेंट किया। तो ये कैश बुक की समरी को बताती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप सबको पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अंदर ये देखते हैं कि कितनी उनके पास इनकम आई। इनकम इन द सेंस जो सब्सक्रिप्शन उनने रिसीव किया या फिर जो भी फीस उनने ली वो कितनी आई, और कितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ। बैलेंस शीट आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, और इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक अकाउंट के अंदर हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी समरी, कैश बुक की समरी होती है, जिसके हम इजीली पता कर सकते हैं कितना हमने रिसीव किया कैश और कितना हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। एज पर गार्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल। अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो उसमें आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बॉर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन, यानी कि किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो अदर पार्टनर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो बॉन्ड की जाती है, यानी कि वो लोग पार्टनर्स उसको लेते हैं। किस रेशो में आपको ये बताना है, इक्वल शेयर बाय ईच, यानी कि सभी लोग इक्वली लेंगे। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दे दिया है तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनकी जो भी कैपिटल होती है उसके रेशियो में आपस में उसको बियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ द देयर कैपिटल, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात। ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक साथ देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेकन प्लेस व्हेन, यानी कि जो अभी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो कब होता है। अ पार्टनर मिसबिहेव, यानी कि कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है, या पार्टनर बिकम्स वन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर है। बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस, या फिर आर पार्टनर डाइज, यानी कि एक पार्टनर मर जाता है। तो कब होता है डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन की बात करें किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि मिसबिहेव करने पर उस पार्टनर को निकाल दिया जाता है, लेकिन फर्म कभी खत्म नहीं होती, और अनसॉल्वेंट माइंड पर भी नहीं होती, और बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी नहीं होगी। लेकिन एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट जब भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फर्म का जो भागीदार है यानी कि पार्टनर है वो दिवालिया हो जाता है, और उसके कारण होने वाला जो भी नुकसान है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में लेंगे, इक्वली इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है और उसके द्वारा कोई भी लॉस होता है तो जो भी पार्टनर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, उसको बियर या फिर बहन करेंगे। तो यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाभ के बंटवारे के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब यानी कि कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट होगा किस अकाउंट के थ्रू,
क्रेडिट होगा। रिटायरिंग पार्टनर के में होगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ क्रेडिट होगा, सभी पार्टनर्स के साथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो भी गुडविल होती है वो क्रेडिट की जाती है हमेशा सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑल द पार्टनर्स हमारा राइट आंसर हो जाए। सभी साथियों के साथ उसकी जो ख्याति होती है या फिर गुडविल होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। At the time of sale of a firm, the purchase consideration received in the form of shares and debentures will be distributed among the partners in the ratio of अब किसी फर्म को हम सेल करते समय जो भी परचेस कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है शेयर या फिर डिवेंचर के फॉर्म में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में किस रेशियो में, यानी कि जब भी हम शेयर डिवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइनल अकाउंट अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो पार्टनर्स का जो कारण जो भी फाइनल अकाउंट आया है उस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में। तो देखिए, कभी भी हम फर्म को सेल करते हैं तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनको हम साझेदारों में उनके फाइनल अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कारण हुआ है उस रेशियो में हम उनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भागीदार हैं के कारण जो भी अंतिम राशि हमें प्राप्त होती है उस रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, इसको ना सद्भावना को ख्याति कर लीजिएगा। ठीक है, When goodwill is raised in the books, the capital account of the old partners are credited in, यानी कि जब गुडविल को रेज किया जाता है, यानी कि जो भी उनका गुडविल अकाउंट है उसमें दिखाया जाता है, खोला जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं, पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किस नाम से किया जाएगा, यानी कि किस नाम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रेशो में किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो भी गुडविल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है वो पुराने साझेदारों के हमेशा जो भी पूंजी खाते होते हैं उनको जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसके थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, गुडविल अकाउंट को किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी उनका पुराना लाभानी रेशो था उसमें बंटवारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिटिंग इज कंपलसरी। अब जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपलसरी किस कंपनी के लिए है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सोल ट्रेडिंग, इन पार्टनरशिप, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑडिटिंग की बात की जा रही है तो ये आप सबको पता है। सोल ट्रेड क्या होता है, जिसमें एक पर्सन होता है और वो पर्सन में जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, जो भी उस बिजनेस के लॉस होंगे उसको उसी को बेयर करना है, कोई और पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक, और उसमें वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से अपनी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी वो कंडीशंस बनाते हैं उसके बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं। यानी इन दोनों ही बिजनेस के अंदर कोई बाहर से पार्टी नहीं आई है इन्वेस्ट करने। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर हमें नहीं पता कहाँ रहता है, क्या है, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है ऑडिटिंग को करना, जिससे कि ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन, पोजीशन, जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, जो भी बुक्स में प्रेजेंट किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स, वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। और वो किससे पता करते हैं, वो पता करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट से। तो यहाँ पे ऑडिटिंग हमारा कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सोल ट्रेडिंग के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, और ना ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। वो ये डिपेंड करता है कि वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द वर्ड ओडायर मीन्स, ओडायर का वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है। टू टेल, टू हियर, टू डिस्कस, और टू शो। तो देखिए, अगर हम बात करें ओडायर की, तो ओडायर वर्ड जो है वो हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे ऑडिटिंग हमारा शब्द बना। और इसका अर्थ होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ऑडिटिंग में भी क्या होता है, क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो वो डिस्कस करता है वो सारे सुनकर
उनको चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हेयर, ठीक है। हियर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हियर कर लीजिएगा, HEAR, ठीक है, टू हेयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपलसरी क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है, किसके लिए है। ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए, फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार 2013 की जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पढ़िए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट और हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ये हमारी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती है। इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं, कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है। अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा। अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ठीक है। इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे, और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, लगातार होगी वो ऑडिटिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं, जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं, और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है, और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है। वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती, बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The existence of a good system of internal check reduces to a great extent of। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा, मतलब क्या कम हो जाता है उससे। ऑडिटर का वर्क कम करने की बात करता है, ये लाइबिलिटी कम हो जाती है, नाइदर वर्क नॉट द और लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, या फिर बोथ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। हमको बताना है कि अच्छा अगर इंटरनल चेक एक अच्छा होगा सिस्टम हमारे पास तो उससे हमारी क्या चीज क्या कमी हो कमी जो है वो हो जाएगी वहां पे। बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का, या उसका काम कम हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी।
तो देखिए, इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है, इंटरनल चेक के अंदर जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं, उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं नहीं, उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को। अब ऑडिटर को वो बेनिफिट किस रूप में मिलेगा, अब आपको वो बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके काम से। क्योंकि देखिए, ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है, तो बस उसको क्या करना होगा, वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर, और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा, और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा अगर इंटरनल चेक वहां पे किया जा रहा है। और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा, उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं। अगर वही मेंटेन नहीं होंगे तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इंटरनल चेक से क्या होता है, वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन पे आते हैं, working papers which contain a record of the audit work done are the property of। यहाँ अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात हैं जिसमें ऑडिट कार्य को रिकॉर्ड होता है वो हमारी संपत्ति है। किसके लिए संपत्ति कहलाई जाएगी, कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए, कंपनी और ऑडिटर बोथ, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए। तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असेट्स कहलाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्किंग पेपर्स की, अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं, वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में, जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है, तो वो उसके लिए क्या है, वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा, वर्किंग पेपर की हेल्प से। और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा। बोथ नहीं होगा, कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं, उनको फॉलो करना कंपनी का काम है, और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी, ऑडिट करा के, और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए। अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर, वो ऑडिटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे असेट है, अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी कॉज बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय। अब यहाँ पर बात की जा रही है, अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी, द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए, या फिर इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि
ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है, हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे, ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा, हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट द स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ, अब हमें यहाँ पे बताना है कंपनी एक्ट में किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है। सेक्शन 209 सबसेक्शन डी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन बी या फिर सेक्शन 224। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 233 कर लीजिए, 233, ठीक है, सबसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए कंपलसरी होती है जिन्हें 209 सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स हैं उनको रखना जरूरी होता है, और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से रिलेटेड बात की गई है 209 सबसेक्शन डी में, और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो इस थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। ठीक है, अब कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो कि सही से लेजर में तो पोस्टिंग नहीं हुई है, लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा? इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर मैंने आप कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर। और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का। तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया जाएगा? इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं, बस इतना काम होता है। तो इसको रिमूव करना, इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है। अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द। अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है? ठीक है, क्या रिड्यूस करेगी आपकी? वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी? उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमेटिक वे में किया हुआ होगा, सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे,
और एविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहाँ पे मौजूद होंगे। सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है, इसका तो एविडेंस ही नहीं है, ये कहाँ से एंट्री हो गई। तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में। तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रैंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है। तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। When a bill is discharged, the acceptor debits, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है, क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं, जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया। अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है, 1971। तो फ्रेंड्स अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना। ठीक है, इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट। ठीक है, तो जीरो बेस बजट में क्या होता है, आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है जिसको जीरो बजट कहते हैं। ठीक है, तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 and 2 क्या होता है, 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए, 2, यानी कि ये क्या है, हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं, मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है, मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है। ठीक है, तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जी अकाउंट करंट है वो एक जर्नल है, आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की, उसने पूरे साल में कितना काम किया है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये एक समरी
स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है, ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है, तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है, वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है। बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रेलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है? ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटेंजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है? तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया।
उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया। फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटपुट बुक की, तो देखिए यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है उसको वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ही हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन। अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है? 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स, मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी। वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटी कैश बुक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, यानी कि जो अनार्जित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपने वहाँ से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने वहाँ पर अभी काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गई? ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी, लायबिलिटी यानी कि देयता। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे
प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर ये है किस पर लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो देखिए करंट असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कर जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स असेट्स पे लगती है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारी हो गई बिल्डिंग, हमारी हो गई मशीनरी, ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की, तो फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट्स पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लगता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स पे, ये भी एक तरह से मूल्यह्रास ही होता है। तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर, और जो टेंजिबल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा। अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे को बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गई, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की, तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। हैवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे, इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 लाख का ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको आप 5 से 10 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हर साल हम इसको 50,000 करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि 5 से 10 साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं यानी कि प्राप्य खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी ही चीज़ें जैसे कि विविध देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब जो प्रोविजन होता है बैड डेट के लिए वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड बैड डेट वो होता है जो भी हमारे डेटर्स होते हैं वो हमें जब हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं चुका पाते हैं तो हम उसको बैड डेट में डाल देते हैं, यानी कि अब ये इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उस लॉस को मीट आउट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के नाम से। अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा, तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहां से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, ये क्या करते हैं हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड है, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि देखिए परचेस ऑफ लैंड है ये हमें बहुत टाइम तक, सालों तक
कई जनरेशन्स तक हमें बेनिफिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, हम इस पर बहुत जनरेशन्स तक बेनिफिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब आता है परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगेन परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लीज पट्टे पर लिया है, ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है, मंथली बेसिस पर दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के बाद हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी, बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एकदम याद आया वो बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट या ब्रोकर्स। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है क्रेडिटर्स के द्वारा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में, द प्रेजेंटर ऑफ द बिल, यानी कि बिल को जो प्रेजेंट करता है उसके में, द डिस्काउंटिंग बैंकर, बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में, या फिर द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें तो जो प्रेजेंट करता है बिल को बैंक में उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने ड्रॉ किया बी पर, बी ने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए, तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पे लगाएगा, बी के लिए, और बी ने वो खर्चा सारा करा, ठीक है। तो बैंक ने नोटिंग करी तो बी ने सारा खर्चा कराया, तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए तो वो अकाउंट, अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा, लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से कि हाँ तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए नोटिंग कराने में। तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा, ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके, ठीक है, उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं, बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं, और बैंक के लिए वो सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। Total charge of depreciation and maintenance of assets on the profit and loss account will be uniform under। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा, वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी हमें वो बताना उस मेथड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होंगे, वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने या हर 6 महीने में वही वैल्यू उसकी असेट्स की यूज की जाएगी, ठीक है। वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल निकाली 5,000 रुपए, तो दूसरे साल भी 5,000 रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 रहेगी और चौथे साल भी 5,000 रहेगी, ठीक है। फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था 5,000 है, तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, जैसे असेट्स थी हमारी 40,000 की, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे। फॉर एग्जाम्पल है 5,000, 5,000 इतना परसेंट होता नहीं है, 500 होगा, लेकिन आप 5,000 मानिए, तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने माइनस किए तो कितना बचा आपके पास, 35। तो जो सेकंड ईयर होगा वहां पे 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ना कि वो 5,000 वाली होगी। यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अंदर एक एन्युटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहां पे उसकी असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो निकाली जाती है। एक एन्युटी टेबल होती है और इसमें जो भी
अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एन्युटी टेबल में एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलते हैं। उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट में। फिर आता है डेप्रिशिएशन फंड मेथड। अब देखिए डेप्रिशिएशन फंड मेथड, यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं, मूल्यवान संपत्ति जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो हम एक नई असेट्स परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नाम से भी इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। अभी मैंने आपको ये एन्युटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे, तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर अगर वो एन्युटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, इक्वल होता है या फिर अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एन्युटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लो होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी में क्या होता है, एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है, एन्युटी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में और उस अमाउंट को यहाँ पर शो किया जाता है एज इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्युटी टेबल से हमेशा कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज। अब फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अ सोर्स ऑफ फंड, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑन फ्लो ऑफ, नो फ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी वैल्यू जो है इस असेट की जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी। एक अंदाजा लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। नो फ्लो ऑफ फंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये नो फ्लो ऑफ फंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एप्लीकेबल। कहाँ पर होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इन प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इन मेकिंग प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। बताइए, कन्वेंशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर हमारे जितने भी लॉस होते हैं उनको ध्यान में रख के ये चीज की जाती है। यहाँ पर हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं इनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं जितने भी हमारे लॉस हैं। तो यहाँ पर इस
के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोविजन बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटिजेंसी की। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा जो भी हमारे बैड डेट्स होते हैं, जो कि हो भी सकते हैं, अभी हमें नहीं पता, तो उनके लिए प्रोविजंस बना के रखा जाता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ कन्वेंटिज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, ऑल कैश एंट्री या फिर ऑल क्रेडिट एंट्री। अब लेजर जो है वो किस तरह की बुक है बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर फाइनल एंट्री होती है, इसके बाद तो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल में होती है। ऑल कैश एंट्री नहीं, हम कैश बुक की बात नहीं कर रहे। ऑल क्रेडिट एंट्री नहीं, हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट की बात नहीं कर रहे, जैसे कि परचेज अकाउंट, क्रेडिट एंट्री होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर शुड बी यूज टू। अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है हमारे पार्टनर की, वो हमारी किस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए। पे हिज प्राइवेट डेट फर्स्ट, इफ देर इज एनी सरप्लस इट कैन बी यूज टू पे फर्म्स लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो उसके प्राइवेट डेट से हम पार्टनरशिप को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पहले ये देखेगी कि अगर किसी उसके पास कोई भी सरप्लस है तो सबसे पहले फर्म्स की जो लायबिलिटी है वो पे की जाएंगी। अब प्राइवेट उसके डेट है, उससे वो निपटे, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे फर्म के रेफरेंस में, पार्टनरशिप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सरप्लस उसके पास होगा तो वहां पे फर्म के जो भी डेट्स हैं वो पे किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, after the new partnership agreement, assets and liabilities in a balance sheet are recorded at। अब पार्टनरशिप के नए एग्रीमेंट के द्वारा जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, अब वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी बताइए इसका आंसर। ओरिजिनल वैल्यू पे, वैल्यूड फिगर पे, वो सॉरी रिवैल्यूड फिगर, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर हम न्यू पार्टनरशिप की बात करें तो न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं उसका रिवैल्यूएशन होता है। तो रिवैल्यूएशन होता है तो वैल्यू भी कैसी हो जाएंगी, उनकी रिवैल्यूड हो जाएंगी। तो उनको बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर पर ही शो किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर तब आती है जब हम बिजनेस खत्म कर रहे हों, ठीक है, या पार्टनरशिप एंड हो रही हो। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रिवैल्यूड फिगर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा जो हमारा है कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप के अंदर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, कैरिंग ऑफ सम बिजनेस है या फिर ऑल ऑफ दीज है। देखिए यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस की बात कर रहे हैं, बताइए किस तरह से होगा। देखिए कंक्लूसिव एविडेंस जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, उनकी म्यूचुअल एजेंसी कैसी है, उसके बेसिस पर सारे निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट कैसा किया उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी म्यूचुअल एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर सारी चीजें देखी जाएंगी कि हाँ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था, आपको अब ये वाली चीजें फॉलो करनी है, या आपको इतनी ड्यूटीज करनी है, या आपको इस तरह से प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म्स गेट्स। अब किसी भी पार्टनर की डेथ के समय फर्म को क्या मिलती है, पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए फर्म यहाँ पे पार्टनर की डेथ की बात की जा रही है, तो पार्टनर की डेथ के समय जो फर्म को रिसीव होती है वो मिलती है उन्हें पॉलिसी का अमाउंट। ठीक है, पॉलिसी के अमाउंट को वो रिसीव करता है
सरेंडर वैल्यू यहाँ पर नहीं आई। सरेंडर वैल्यू तो तब मिलती है जब वहां पे वो सरेंड करे, ठीक है, तब वहां पे सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगी। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डेथ के बाद, जैसे कि मैंने कल ही आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर फर्म जो है, या सॉरी, जो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, डेथ हो या मैच्योरिटी हो, उनमें से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, उसी के बेसिस पर अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी जो उसकी मैच्योरिटी है वो नहीं हुई है, तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट उसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में बताना है कि हमें गुडविल किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को जो हम एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब होगा। सेकंड ऑप्शन है जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को। थर्ड ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट में जो हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको याद हो तो। जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या फिर मैंने इससे पहले, अगर आप यूपी टीसीटी और पीजीटी की भी क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था गुडविल का। बताइए। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारी होती है गुडविल की वैल्यू, और जितने भी ईयर्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गुडविल की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में जो हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो वहां पर हमारी गुडविल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, in which of the following accounting entries are made at the book value of assets and liabilities। अब इसमें से हमें बताना है कौन से अकाउंट में हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रियलाइजेशन, कैपिटल, या फिर सस्पेंस अकाउंट में। बताइए। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो ये तब ट्रीटमेंट इस तरह का किया जाता है जब हम अपनी वैल्यू का, जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको उनका रियलाइजेशन करते हैं कि रियल में कितनी वैल्यू वहां पर हमारी निकल कर आ रही है, तब हम वहां पर बुक वैल्यू पर उनको शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। नेक्स्ट है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज, अब तो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लूंगी उन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डैश ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायर होता है, तो वहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वहां से वो लीड करेगा, क्या किस चीज में लीड करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन में लीड करेगा, लॉस में करेगा, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जा रही है, तो कोई भी पार्टनर जो है जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन होता है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, तो हो सकता है कि उसके रिटायरमेंट लेने के बाद ही कंपनी में लॉस आ जाए, लेकिन वो तो लॉस उसको बियर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे गेन की सिचुएशंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी, ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है किसी पार्टनर का, वो क्या बताएगा? may have a debit or credit balance, will always have a debit balance, will always have a credit balance, या फिर will never have a balance। तो देखिए यहाँ पे हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर उस पार्टनर के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं कंपनी से के साथ, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर होते हैं। अब हो सकता है कि उसने कंपनी से कोई ड्राइंग की हो, ये हो सकता है कि उसने कंपनी को कुछ लोन दिया हो, तो दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो अब दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो हो सकता है कुछ का अमाउंट ज्यादा हो, कुछ का अमाउंट कम हो, इसलिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबका ये वाला आंसर क्लियर है।
नेक्स्ट आते हैं, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू। बताइए गारंटीड प्रॉफिट किसको दी जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत टाइम हो चुका है, हमें जल्दी से ये क्वेश्चंस 60 कंप्लीट करने हैं। देखिए रिटायरिंग पार्टनर दे रखा है, इनकमिंग पार्टनर, हियर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ दीज। गारंटीड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट देने का कोई मतलब नहीं बनता। उसको जो पहले से उसको बताया गया है कि आपके पास आपको इतना शेयर दिया जाएगा, वो सिर्फ उतना ही दिया जाएगा, गारंटीड का कोई मतलब नहीं है। और अगर नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। सेम वही डिसीज पार्टनर का है कि अगर हुआ है तो दे देंगे, नहीं हुआ है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन कट गया, थर्ड भी कट गया एंड फर्स्ट भी कट गया, पर बचा हमारे पास सेकंड जो कि है हमारा करेक्ट। देखिए इनकमिंग पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बीच में अगर कोई पार्टनर आता है तो पहले उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए ना, जिससे उसे लगे कि हाँ मुझे इस कंपनी में एंटर होना चाहिए, इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा है तो आप उसको कुछ गारंटेड प्रॉफिट दोगे तभी वो एंटर करेगा, नहीं तो वो आपके बिजनेस के अंदर क्यों एंटर करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का, आपको ये बताना है। म्यूचुअल एजेंसी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे एसेंशियल फीचर की बात की गई है जो नहीं है। तो देखिए हमने जब थ्योरी क्लासेस करी थी तब वहाँ पे मैंने आपके साथ इसके फीचर्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपको वो पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। रिकॉल करिए कौन कौन से फीचर्स हमने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए थे। देखिए यहाँ पर दे रखा है म्यूचुअल एजेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला फीचर तो होता है। मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी के बेस पर ही तो ये पूरा बिजनेस खड़ा होता है, ये पूरा बिजनेस वो कर पाते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस किसी पार्टनरशिप के लिए कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर ही पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है नॉट। तो देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो टू आंसर इसका है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स इज अ डिसएडवांटेज। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है। वॉलेंटरी एसोसिएशन किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है। मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन ये तो बेनिफिट है, एडवांटेज की तरह है। और लिमिटेड लाइबिलिटी ये उस केस में है जब हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, तो ये भी एक तरह से फीचर उनके लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पे करेक्ट एडवांटेज के लिए बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, when a partner is given guarantee lay the other partner loss on such guarantee will be borne by। यानी कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के लिए गारंटी ली है तो वहां पर अगर किसी भी तरह का लॉस अराइज होता है तो कौन उसको बेयर करेगा? पार्टनर गिविंग गारंटी, पार्टनर विद हाईएस्ट रेशियो, पार्टनरशिप फर्म, या फिर ऑल दी अदर पार्टनर फर्म है ये। तो बताइए, बहुत इजी है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए कोई भी पार्टनर अगर उसने गारंटी ली है किसी भी पार्टनर की, और अगर वो वाला पार्टनर अपनी ड्यूटी नहीं करता है या उसकी वजह से कोई भी लॉस होता है, तो जिसने गारंटी ली है सिर्फ उसी को बेयर करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पार्टनर गिविंग गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सेक्रीफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। अब जो सेक्रीफाइस है वो ओल्ड पार्टनर का किसके बराबर होना चाहिए? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर तो हमारा गेनिंग रेशियो होता है, यहाँ पर पूछना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा बी। ओल्ड शेयर में जब हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें से कौन सा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टाइप है? पर्सनल, नॉमिनल,
रियल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से अब ये समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनडिफाइंड। बताइए किसी भी पार्टनरशिप में जब तक वो बताई ना गई हो कि ये पर्टिकुलर लिमिटेड वाली है, किस तरह की पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि एक गुडविल में कौन कौन से फैक्टर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फर्म, रेपुटेशन ऑफ द ओनर्स, रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे गुडविल की बात की जा रही है, तो अगर कोई भी फर्म अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, तो वहाँ पर उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ये तो सही है पॉइंट। फिर है रेपुटेशन ऑफ ओनर्स, यस, अगर आपको पता चले कि किसी बिजनेस के अंदर अभी कोई पर्सन है जो कि बहुत फेमस है और वो वहाँ पे उसके साथ इंक्लूड हो गया है, तो आपके लिए उस कंपनी को लेकर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, ये भी सही है। फिर है रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वही गुडविल तो उसकी होगी होगी मार्केट में, तो इसीलिए ये भी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अ पार्टनर, कौन से राइट्स जो हैं वो पार्टनर को दिए जाते हैं। बोनस, सैलरी, कमीशन, इक्वल प्रॉफिट। बताइए। देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अगर हम यहाँ पर बात करें इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में बोनस, सैलरी और कमीशन के लिए कोई बात नहीं कही गई है। ये कंपनी के पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि इतना इतना दिया जाएगा बोनस, सैलरी या कमीशन, तब वो दे सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी वहाँ पे वो लोग डीड नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपस में प्रॉफिट शेयर को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ। अब जो पार्टनरशिप की अंदर जो गुडविल होती है वो कब कैलकुलेट की जाती है, एडमिशन पर, रिटायरमेंट पे, डेथ पे या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। ऑलरेडी मैं आपको ये थ्योरी में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो सारे चैप्टर्स करे होंगे तो आज के क्वेश्चंस आपके सारे सही जाएंगे। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अब इतने मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, ठीक है। देखिए गुडविल, अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है, ये सभी केसेस में गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे एडमिशन के टाइम पर, क्योंकि उससे मंगाते हैं हम उतना अमाउंट, रिटायरमेंट में उसको देना पड़ता है, डेथ के टाइम में उसके हेयर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको देना होगा, ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस में गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, चलो उनको भी कर लेते हैं। वैसे हमने टॉप 60 बोला था, एक दो क्वेश्चंस और हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन द इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ऑफ शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन दैट रेशो। बताइए किस रेशो में यहाँ पर मूल्यांकन होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर यहाँ पर आएगा इक्वल। बताइए। देखिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिवैल्यूएशन हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है उस पे किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है at the time of retirement of a partner the existing profit and loss balance is transferred to which account। अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, गुडविल या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए। देखिए रिटायरमेंट
प्रॉफिट जिसका हो रहा है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाता है जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं उनके अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेम, या फिर नन ऑफ दिस। अगेन ये भी मैंने आपको कल ही डिस्कस किया है। फर्म के बीच, ये फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में डिसोल्यूशन हुआ है, तो बताइए क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर्स आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपके कितने मार्क्स आए प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।